हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल बनारस द लर्निंग चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है HPA एक्सेस। वैसे तो हमारी बॉडी की रेगुलेशन में काफ़ी सारे एक्सेस रिस्पॉन्सिबल है, बट सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड और स्टडीड जो एक्सेस है वो है हमारा HPA एक्सेस, जिसका फुल फॉर्म है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस। तो आइए समझते हैं इस एक्सेस को आज हम। तो सबसे पहले इस एक्सिस को समझने के लिए हमको स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिकॉज ये एक्सिस जो है स्ट्रेस एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है, या हमारी बॉडी जो स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करती है वो इसी एक्सिस के एक्टिवेशन से करती है, ऐसा हम मानते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे स्ट्रेस क्या होता है। कोई भी ऐसी स्टिमुली, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स, सिचुएशन, पर्सन जो रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रेरित करे, वो आपका स्ट्रेस हो सकता है। So, a stressful situation, whether something environmental such as looming work deadlines, psychological such as persistent worry about losing a job, or anything that can trigger a cascade of stress hormones that produce a well orchestrated physiological changes। यानी कि कोई भी ऐसी situation, person, कोई भी ऐसा काम, कोई ऐसी ओवर थिंकिंग, कोई ऐसी थॉट जो आपको परेशान कर सकती है, वो होती है स्ट्रेस। और उसका रिस्पॉन्ड जब बॉडी करती है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस टू स्ट्रेस, इज ऑल्सो नोन एज फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, बिकॉज इट इवॉल्व्ड एज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म, enabling people and other mammals to react quickly to life threatening situations। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या है? एक ऐसा कॉम्बिनेशन वाला रिएक्शन जिसको हम फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सर्वाइवल मैकेनिज्म छुपा हुआ है, यानी कि ये सर्वाइवल के लिए एक्टिवेट होता है। और लोगों को, और पुराने ज़माने में मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं और लोग हैं, हमको इवोल्यूशन के टाइम पे ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचाने के लिए ये रिस्पॉन्स जो है बॉडी में डेवलप किया गया। And this response is mediated by complex interplay of central nervous system, endocrine system, and immune mechanism. Also, it involves activation of sympathetic adrenomedular axis, that is SAM axis, जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। HPA axis, बिकॉज ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स ही इस HPA को एक्टिवेट करता है, एंड योर इम्यून सिस्टम। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो लोग काफ़ी स्ट्रेस रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, उनको फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड्स होने के चांसेस होते हैं, उनके इम्यून डिसऑर्डर्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। देन स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज एडॉप्टिव टू बिगिन एंड प्रिपेयर्स बॉडी फॉर चैलेंजेस और टू कॉम्बैट स्ट्रेसर्स। तो ये कैसा रिस्पॉन्स होता है? जो एडॉप्टिव होता है, यानी कि जैसे जैसे आप चीज़ों को कोप करना सीखेंगे, आप मैकेनिज्म को डेवलप करेंगे, वो एडॉप्ट करने लगता है। तो ईदर यू कैन गो इन टू द वर्स्ट सिचुएशन और यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। सो दिस कैन बी अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स बाय योर बॉडी, एंड it also prepares body physiologically, behaviorally, metabolically to combat that stress, because जब stress होगा उसको combat करने के लिए काफ़ी सारी energies चाहिए होगी, behavioral responses चाहिए होंगे, ज़्यादा alertness चाहिए होगी। तो ये सारी changes जो है इस HPA के activation से आता है हमारे body में। Then and when these stress response stays longer, become maladaptive and detrimental to physiology. For example, exposure to chronic stressors can cause maladaptive reactions including depression, anxiety, cognitive impairment, heart disease and many more। तो ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, या आप काफ़ी टाइम तक अगर स्ट्रेस के एक्सपोजर में रहते हैं, तो ये आपकी फिजियोलॉजिकली माल एडॉप्टेशंस को बढ़ा देता है, जिससे कि आप बहुत प्रोन हो जाते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, हार्ट डिसीज़ और ऐसे कई सारे डिसीज़ के लिए। सो हाउ दिस स्ट्रेस रिस्पॉन्स अफेक्ट्स योर बॉडी? कैसे आपका बॉडी जो है स्ट्रेस को परसीव करता है? तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स बिगिंस इन एमिगडाला वाया सेंसेस। तो हमारी बॉडी या तो सुन के, देख के, समझ के, किसी भी तरीके से, किसी भी सेंसेस के थ्रू पहले स्ट्रेस को या सिचुएशन को परसीव करती है। तो वो जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारे एमिगडाला में होती है, जो कि हमारा फियर सेंटर भी कहलाता है, इमोशनल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो यहाँ पे जब उस पर्टिकुलर थ्रेट, उस सिचुएशन की, उस सेंस के द्वारा भेजी गई सिग्नल की प्रोसेसिंग होगी तो वो स्ट्रेस को परसीव करेगा। एक बार अगर एमिगडाला ने स्ट्रेस को परसीव कर लिया तो ये क्या करेगा, ये उस डिस्ट्रेस का सिग्नल, क्योंकि वो स्ट्रेस जो है वो नेगेटिव है, तो उस डिस्ट्रेस का सिग्नल हाइपोथैलेमस को भेजेगा, जो कि हमारी बॉडी के साथ सामंजस्य बिठाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है और ये सारे एक्सेस, सारे रेगुलेशंस का मास्टर कहलाता है। तो अब एमिगडाला जो है वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल करेगा और हाइपोथैलेमस वाया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपके इनवॉलेंट्री बॉडीली फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, लाइक ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी रेट, dilatation and constrictions of blood vessels, airways, bronchioles, everything that is involuntary is controlled by your ANS, and this hypothalamus affects that ANS or signals that ANS. And we also know that ANS has two parts, that is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. So sympathetic nervous system is responsible for our fight and flight response, because हमने पहले भी देखा कि HPA एक्सिस को फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के नाम से भी हम समझते हैं या सिनोनिमसली यूज़ करते हैं इस टर्म को उसके लिए। और ANS का जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे रेस्ट और डाइजेस्ट, हमारी कामनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब ये हाइपोथैलेमस इस SNS को सिग्नल करता है और इसको एक्टिवेट करता है वाया एक्टिवेटिंग एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हमारी किडनी के ऊपर होते हैं। तो इन एड्रिनल्स को एक्टिवेट करके SNS के थ्रू वो रिलीज़ कराता है कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन, ये सारे हार्मोन्स जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ये हार्मोन्स जो हैं वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जैसे कि इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, अलर्टनेस, सेंसेस एक्टिवेशन, ज़्यादा अलर्ट, ज़्यादा परसीव करेंगे सेंसेस, ट्रिगर रिलीज ऑफ ग्लूकोज एंड एक्टिवेशन ऑफ HPA एक्सेस, एंड फाइनली योर HPA विल बी एक्टिवेटेड, दिस इज कॉल्ड दैट। सो अब ये HPA क्या है, हम बहुत देर से समझ रहे हैं कि स्ट्रेस का रिस्पॉन्स जो है HPA के थ्रू मिलता है। तो HPA जो है एक नेटवर्क है जिसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और आपके एड्रिनल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं और ये रिलाई करते हैं एक सीरीज़ ऑफ हार्मोनल सिग्नल्स की। जैसा कि हमने एक एग्जांपल के तौर पे अभी एक ब्रीफ लिया था कि कैसे एमिगडाला से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर एड्रिनल, फिर उससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये जो एक्सेस है वो हार्मोनल सिग्नल्स पे डिपेंड करता है, जो कि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और फिर वो थ्रेट को परसीव कराता है वाया hypothalamus release of corticotropin releasing hormone, which travels to the pituitary and triggers the release of adrenocorticotropic hormone, that is ACTH, from pituitary. Then this ACTH travels and activates your adrenal glands, prompting them to release cortisol or adrenaline or any other glucocorticoid hormones, and further activates the fight and flight response for your body. If this response or this activation is for longer duration, it can alter your neuropeptide neurotransmitter synthesis in CNS, as well as glucocorticoid hormone synthesis in periphery, leading to neuroendocrine, behavioral, autonomic and metabolic disruptions for long life. So how body reacts to this stress response, as we discussed, if this HPA is activated for longer duration, it can affect your neuroendocrine, behavioral, autonomic and metabolic functions, but majorly it affects your two domains which affect your health, that is behavioral and physiological. The behavioral effects are increased awareness, cognition, euphoria, analgesia for the short term. Then physiologically, it activates or increases your cardiovascular tone, respiratory rate, metabolism, and decreases the vegetative functions like feeding, digestion, growth, reproduction, and immunity. The basic cellular functioning got disrupted in this physiological mechanism of stress response. So if we'll understand the HPA axis functioning from the cellular to molecular level, we can briefly go through this flow chart. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपोफिजियोट्रॉपिक न्यूरॉन्स जो हैं आपके पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस की,
वो सिंथेसाइज करती हैं आपकी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और वैसोप्रेसिन, दैट इज एवीपी। उसके रिस्पॉन्स में, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स आया वो कहाँ से आया, एमिगडाला से हाइपोथैलेमस को प्रोजेक्शन मिला, यानी कि सिग्नल मिला डिस्ट्रेस का, और फिर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होकर सीआरएफ को प्रोड्यूस कर रहा है। Then this CRF is released into hypophyseal portal vessels that access your anterior pituitary gland, क्योंकि आपके anterior pituitary को अफेक्ट करेगा, सिग्नल करेगा। अब ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो बाइंड करेगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर 1 रिसेप्टर के साथ। जैसे ही ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, पिट्यूटरी जो है वहाँ के कॉर्टिकोट्रॉप्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे via cyclic adenosine monophosphate, then your inositol triphosphate, that is IP3, and diacyl glycerol, that is DAG। ये सारे जो हैं आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं और एक्टिवेटर्स हैं, मैसेंजर्स के नाम से भी इनको हम कहते हैं। तो ये एक्टिवेट करेंगे कॉर्टिकोट्रोपिन के रिलीज को, और फिर रिलीज होगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन into the systemic circulation. Through this release of ACTH in presence of CRF, that is corticotropin releasing factor, जो कि एक न्यूरोएंडोक्राइन इफेक्ट रेगुलेटर है, और AVP जो कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाता है ACTH के साथ फर्दर एक्टिवेशन के लिए, via using a receptor known as regulating hypothalamic pituitary adrenal axis activity, that is VB1, and these two activates the ACTH more and more, and further ये circulating ACTH क्योंकि आपके systemic circulation में आ गया है, ये bind करेगा आपके मेलेनोकॉर्टिन रिसेप्टर्स के साथ, मेलेनोकॉर्टिन रिसेप्टर 2 के साथ एड्रिनल कॉर्टेक्स में, और फिर ये रिलीज़ कराएगा, पहले सिंथेसिस होगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, और फिर सिक्रीशन होगा जोना फैसिकुलाटा से आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। फर्दर दीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल इवेंट, जो कि हमने पहले देखा, इंक्रीज बीपी, ब्लड शुगर लेवल, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, एवरीथिंग विल बी गो अप, and negatively signals HPA axis activation through intracellular receptors widely distributed throughout the brain and peripheral tissues. तो ऐसे होता है आपका HPA एक्टिवेट एट सेलुलर लेवल। इन ब्रीफ अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, किसी भी तरीका स्ट्रेस आया, वाया एमिगडाला हाइपोथैलेमस का पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जब वो एक्टिवेट होगा, CRH दैट इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड वैसोप्रेसिन के रिलीज से एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया जाएगा, और ACTH का रिलीज सिस्टमिक सर्कुलेशन में होगा। इस ACTH के रिलीज सिस्टमिक सर्कुलेशन में एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेंगे, पर्टिकुलरली जोना फैसिकुलाटा को, और सिंथेसिस और रिलीज होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, जो कि आपकी मेटाबॉलिक, कॉग्निटिव और इमोशन, कार्डियोवास्कुलर एंड इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाली एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे। सो क्रॉनिक HPA एक्सिस डिस्रेगुलेशन के बहुत सारे स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। इट कैन बी परसीव स्ट्रेस, ग्लाइसेमिक डिसरेगुलेशन, inflammatory signals, or circadian disruptions. This can all affect your HPA axis. So hope you guys like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.